न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। फूले एवं शेख फातिमा का कार्य जयंती। वैसे तो 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत नया गांव में हुआ और वह एक ऐसे पाटील परिवार में जन्म ली जो गांव के पाटीदार का काम करते थे। उनके पिताजी तो वहाँ तो जाना था, लेकिन गाड़ी बंद की वजह से समाज का काम वो करते थे, लेकिन समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां थी उससे वो अनभिज्ञ थे और समझते थे कि यह दैवी कृपा से ये जो नीति बनी हुई है या नीति बना हुआ है ये ईश्वरीय देन है। इसको मानकर वो कार्यक्रम में काम तो करते थे, लेकिन रूढ़िवाद उनके मन में भरा हुआ था। उन्हीं के कुल में एक मात्र बेटी सावित्रीबाई फूले जन्म ली और जन्म से ही वह कुशाग्र बुद्धि थी। एक मेला में सावित्रीबाई फूले जा रही थी घूमने के लिए, तो उसकी मुलाकात एक नन से हुई। तो अंग्रेज नन थी, नन मतलब शिक्षक होता है। एक शिक्षिका से मुलाकात हुई और शिक्षिका ने उसको रास्ते में कुछ ज्ञान की बात कही और उसे एक किताब दे दी पढ़ने के लिए। कही कि लो बेटा, इसको तुम ले जा करके घर में पढ़ना। और वो चुपे चोरी अपने पिता से, अपने माता से, अपने दादी से और गांव के लोगों से नजर बचा बचा करके उस पुस्तक को कहीं पेड़ के पीछे, कहीं जंगल में जा करके, कहीं लोगों की नजर बचा करके वह पढ़ती थी। जानकारी मिल गई किसी तरह से उसकी दादी को, उसका किताब छीन लिया गया, उसकी डांटा गया, फटकारा गया, उसको घर में बंद किया गया। लेकिन वह कर्मवीर महिला ठान ली थी कि हमें पढ़ना है और उसी दिन वह सोच भी ली थी कि इसी अक्षर के बिना हमारी जो माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इस अक्षर के बिना वो कहां से कहां चल रहे हैं। और अगर इन्हें अक्षर ज्ञान हो जाए तो जो किताब में पढ़ रहे हैं वही किताब वो स्वयं पढ़ने लगेंगे और स्वयं पढ़ने लगेंगे तो दुनिया में जितनी भी बातें हैं उनकी इन्हें जानकारी, सही जानकारी मिलेगी। इसका वो संकल्प ली। उसकी शादी ज्योतिबा फूले, जिनका फोटो लगा हुआ है, ये सावित्रीबाई फूले के बगल में दाहिनी तरफ ज्योतिबा फूले के पति के, उनका 9 वर्ष का उम्र था, इसका 6 वर्ष का उम्र था। इसी उम्र में शादी हो गई थी। शादी के बाद जब बहुरिया बन करके ये अपने ससुर के घर में गई तो वहां भी रूढ़िवाद इसी तरह से ग्रसित था। और रूढ़िवाद ग्रसित होने के कारण उसको किसी तरह की आजादी नहीं। लेकिन नैहर से विदा करते होते समय वो किताब जो नन ने दिया था वो छिपा करके अपना बस्ता में ले गई थी वो अपने ससुराल में, और नजर बचा बचा करके, सास ससुर का नजर बचा करके भी वो मौका मिलने पर पढ़ती थी। लेकिन संयोग से उसका पति भी वही विचारधारा का, तो वो भी पढ़ना चाहते थे, ज्योतिबा फूले भी पढ़ना चाहते थे। लेकिन विषमतावादियों, जिन्हें आज हम ब्राह्मण कहते हैं, उनका महाराष्ट्र में जिसे पेशवा के नाम से वहां का राजा जाना चाहता था, वह चाहता था कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। 4 वर्ण में केवल ब्राह्मण ही पढ़े, क्षत्रिय केवल शासन करें, वैश्य केवल बनियादम करे और शूद्र ये तीनों की सेवा करे। ये उनका मनसा था कि सत्ता और शिक्षा जब हमारे हाथ में रहेगा तो पूरे समाज पर हमारा दबदबा रहेगा और समाज की सलामी हम इन्हीं माध्यमों से लेते रहेंगे। लेकिन उन्हीं के यहाँ, उन्हीं के राज्य में एक ऐसी महिला का जन्म हुआ। एक ऐसी महिला समाज के बीच में आई और पति के सहयोग से वह पढ़ना चाहती, वह पढ़ रही थी, लेकिन उसके ससुर को यह मंजूर नहीं था और ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हुए थे। और ब्राह्मणों ने जब दबाव बनाया कि अगर तुम्हारे यहाँ पे पुतोह पढ़ी, तुम्हारे यहाँ बेटी पढ़ी तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगा, तुम्हारे सारा खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। पिता उसके इस बात को बर्दाश्त नहीं किए और अपने बेटा और पुतोह को दोनों को पढ़ाई के चलते घर से बाहर कर दिया। उसको भी उन्होंने स्वीकार किया, इस चुनौती को स्वीकार किए, दोनों घर से बाहर हो गए। केवल जो घर से पढ़ने थे उतना ही पढ़ सकते।
लेकिन शिक्षा का अलग जगाते जगाते वो इतना पढ़ी कि अंग्रेजों के स्कूल में जब वो परीक्षा दी तो फर्स्ट डिवीजन से पास की, और फर्स्ट डिवीजन से पास की तो अंग्रेजों ने उसको अपने स्कूल में एक शिक्षक के रूप में बहाल कर लिया। तो शिक्षक के रूप में बहाल कर लिया और शिक्षक बन करके वेतन भोगी, उसको वेतन में देने का प्रावधान था वहाँ स्कूल में। लेकिन वह फिर सोची कि वेतन जब हमको मिलेगा तो हम सरकार का नौकर बन जाएंगे, हम समाज की सेवा पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो नौकरी को त्याग दी और समाज के हित के लिए वह क्या कि एक विद्यालय खोलना चाहती थी। जब विद्यालय खोले और खास करके समाज के जो अंतिम प्रदान कराने वाली महिलाएं हैं, जिनको सभी तरह के अधिकारों से वंचित करके रखा गया है, केवल चुनाव जीतने के लिए और घर चलाने के लिए जिनको रखा गया है, उनको आगे ले आना चाहती थी। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि समाज के जो गाड़ी के दो चक्के होते हैं, अगर दोनों चक्का समान रूप से ना चले तो गाड़ी सही से नहीं चल सकती है। इसलिए पुरुष जितना पढ़े लिखे हैं उतना ही अगर महिला पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने हक अधिकार और सारी दुनिया की जितनी भी बातें हैं सबको हम सही से ही जान पाएंगे, और सही से ही जान के बाद तब इस समाज का जो दिशा दशा है वह बदल जाएगा। इसमें जब वह लोगों से जितना भी समाज के अग्रणी लोग थे, जिनके पास जमीन था, जिनके पास जायदाद था, उनसे वो जमीन मांगती थी कि आप थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, हम वहाँ विद्यालय खोल करके चाहते हैं हम लोगों को पढ़ाना। तो सब लोगों ने मना कर दिया। किसी ने ब्राह्मणवादियों के डर से, समतावादियों के डर से किसी ने जमीन तक नहीं दिया। लेकिन एक मुसलमान जिसको आज यहाँ भारत में हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाया जाता है, लेकिन वही मुसलमान जिसका नाम अभी याद नहीं है, उसने ही आगे बढ़ करके अपना जमीन भी दिया और अपनी लड़की को भी दिया पढ़ने के लिए। और एक ब्राह्मण जो समाजवादी विचारधारा के थे, वो भी अपना दो लड़की को लेकर के वह कहाँ पढ़ाने लगी, एक बर के पेड़ के नीचे वह पढ़ाई करना शुरू की। वही दो बच्चियों से पढ़ाई शुरू की। जब वो पढ़ाने जाती थी तो ये जो विसंतावादी लोग थे वो क्या करते, उस पर गोबर फेंकते थे, उस पर मैला फेंक देते थे, उस पर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वो रुकी नहीं। वो दो साड़ियां लेकर के जाती थी, एक साड़ी गंदा होता था तो दूसरी साड़ी पहन लेती थी, लेकिन वो हार बातों वाली नहीं थी, क्योंकि वह कर्मवीर थी। वो ठान ली थी कि हमें व्यवस्था को बदल देना। तो इसलिए अब उसको क्या किया गया, इतना सभी लोग कि उस पर उतना ही नहीं, उसको यह भी कहा गया, बेस्या तक कहा गया, उसके चरित्रहीन तक कहा गया कि ये जाति है, अपना चरित्र बेच ले उधर। लेकिन उस बात का भी परवाह नहीं की। ये तो हमको रोकने का इनका षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में हम फंस गए तो फिर तो वही हुआ, ये सफल हो जाएंगे और हम विफल हो जाएंगे। इसलिए वो माने नहीं और पढ़ाती रही। आज पढ़ाई का देन है, जब दादापुर हम नहीं जाना चाहते, उसी के पढ़ाई का देन है कि करीब 90 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले ने जो किया, आज देख लीजिए स्कूल में, कॉलेज में कहीं जगह नहीं है। लड़कों से ज्यादा लड़कियों का एडमिशन हो रहा है, और जब परीक्षा के रिजल्ट आ रहे हैं, किसी भी परीक्षा के रिजल्ट आ रहे हैं तो लड़के पिछड़ रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही है। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। तो लड़कियां आगे जा रही हैं, उसी के पढ़ाई का देन है कि पीटी उषा, सुनीता विलियम जैसी लड़कियां हमारे समाज में आगे आकर के जहाज पकड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, अंतरिक्ष का खोज करके और आपके सामने सुलभता का परचम फहरा रही हैं। ये है माता सावित्रीबाई फुले का देन। लेकिन माता भाई सावित्री को कोई नहीं जानता था। माता भाई सावित्री भी एक ऐसी महिला है हमारे समाज में जो स्त्रियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कल्याणकारी रास्ता अपनाई, शिक्षा का रास्ता अपनाई। जैसा कि भगवान बुद्ध ने 3 बातें कही थी, जब ज्ञान प्राप्त किए थे तो वो 3 बात कहे थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब होता है, बुद्ध माने होता है ज्ञान, बुद्धि के शरण में जाओ। दूसरा होता है धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति से तुम प्रेम और समन्वय बना करके रहो। और तीसरा कहता है संघं शरणं गच्छामि, मतलब प्रेम और भाईचारा का समाज हो, जहाँ कोई द्वेष नहीं हो, जहाँ कोई कलह नहीं हो, जहाँ कोई खींचातानी नहीं हो। तब क्या होगा, समरसता होगा,
और हम अच्छा जीवन यापन करेंगे, एक दूसरे का दुख बांटने में सहायक हम हो जाएंगे। लेकिन ये तीन बातें तीनों अमृत का खरिया है, और इस अमृत के खरिया से हमें दूर करने का षड्यंत्र भी किया गया। हमें मंदिरों में फंसाया गया, काल्पनिक देवी देवता स्थापित करके हमने ही पैसा हम ही बनाए और हम ही को इसमें उलझाया गया कि तुम जाओ वहां मांगो। लेकिन जो हमें बताए उनको इस पर विश्वास नहीं। वो अपने बच्चों को आईएएस और पीसीएस करा करके सरकार के संविधान के जितने भी पद है, बढ़िया पद है जिसे संचालन कराया जाता है व्यवस्था का, सारे पद पर वो अपने बेटों को बैठा। अगर इसमें ताकत था तो तुम अपने बेटे को वहां क्यों भेजते हो और हमको यहाँ क्यों भेजते हो? यही कुव्यवस्था है। इसी कुव्यवस्था को समझाना सम्राट अशोक का लक्ष्य है। जैसे कि हमारे यहाँ एक पर्व है आता है क्या, दशहरा। दशहरा क्या है? 10 वाला हार गया। 10 वाला हार गया कौन? उसको मारने के लिए महिषासुर नहीं, तो फिर इतना हथियार का क्या जरूरत है? इसलिए हमारे जो बहुजन समाज में जन्मे महिषासुर हमारे देवता, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले थे। आज अगर 50 से 100 वर्ष 200 वर्ष बीतते, जैसे कि अभी आपके लालू प्रसाद यादव जी हैं जो लड़ करके गरीबों से छीन करके हक अब आपके बीच में डाले हैं, आपको बोलने का अधिकार दिए हैं। ऐसे माताओं बहनों जो आज आप कुर्सी पर बैठी हुई हैं, इस पर आपको बैठने का अधिकार नहीं था, स्वयं नहीं बैठती थी। क्या हम भी कुर्सी बैठी हुई मर्द के सामने? लेकिन ये बैठाने वाला भी कोई आदमी है जो आपको कुर्सी दे करके सम्मानित कर रहा है। यही क्लब हमारा कर रहा है, आपको शिक्षा का अलग जगा रहा है। उन महापुरुषों को, उन महिषियों को हम लेकर के आ रहे हैं जिनको इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया है। जैसे वीर भगत सिंह चाहते थे 23 वर्ष की उम्र में। सर वीर भगत सिंह क्या चाहते थे? कर देना, फिर लास्ट वाला पेज कर देना।